मेरा नाम है मेहरुनिशा। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। माँ बाप अगर ना हो तो लड़की हो या लड़का, दोनों की शादी के लिए रिश्ता मिलने में बड़ी मुश्किल होती है। फिर कोई अच्छा घर परिवार मिलना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ शाहिद के साथ। आइए सुनते हैं शाहिद की कहानी। मेरा नाम शाहिद है। मेरी एक छोटी सी दुकान थी। मैं लोगों के टीवी वगैरह ठीक किया करता था। मेरी उम्र 30 साल हो गई थी। अब तक मेरी शादी नहीं हुई और अब मैं शादी करना चाहता था। मेरे माँ बाप नहीं थे और मेरा सिर्फ एक इकलौता भाई था, इसलिए कोई शादी करने वाला भी नहीं था। अब तो खुद किसी के घर जाके कह नहीं सकते ना कि मैं लड़का हूँ और आपकी बेटी देखने आया हूँ। मेरे एक बड़े मामा थे जो माँ की जगह थे। कहते थे 2 बार माँ माँ बोलो तब बनता है मामा। बस यही बात है कि वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने मेरे लिए एक लड़की तलाश कर रखी थी और जब मुझे उसके बारे में बता रहे थे तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे कि खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, इकलौती बेटी है, उम्र भी उसकी तुम्हारी जितनी है। मैंने कहा इतनी अच्छी लड़की है तो फिर 30 साल की हो गई है, अभी तक उसकी शादी क्यों नहीं हुई? तो मामा ने कहा कि दरअसल उसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं दहेज के लिए जितना आजकल लोग मांग रहे हैं, और जो दहेज नहीं मांगते उनके लड़के बेकार होते हैं, जो लड़की को पसंद नहीं आते। इसीलिए बेचारी अभी तक घर बैठी है, लेकिन तुम्हारी तस्वीर देखकर उसने तुम्हें पसंद कर लिया है। अच्छे लोग हैं, उसके भी ज़्यादा रिश्तेदार नहीं हैं। निकाह की अदायगी करते हैं और लड़की घर ले आते हैं अगर तुम कहो। और वैसे भी हमारी तरफ से भी तो कोई मांग नहीं है, तो जल्दी जल्दी सब हो जाएगा। तुम्हारी भी तुम्हारे पास आ जाएगी। ना कोई मंगनी की टेंशन, ना कोई विदाई लेने का मामला है। बस शादी करके साथ ले आना है। मामा की बात मुझे सही लगी। मैंने भी मामा को कह दिया ठीक है, लेकिन मुझे भी तो लड़की दिखाइए। फिर मामा ने कहा उन्होंने लड़की की फ़ोटो नहीं दी। वो कहते हैं कि हम अपनी बच्ची का फ़ोटो किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि दहेज की बात पर बात मना हो जाती है, फिर कोई फ़ोटो वापस नहीं करता। वैसे भी आपने देख ली है, अगर आपको अपने भांजे से शादी करनी है तो ठीक है। वैसे भी अकेले लड़के को हम अपनी बेटी की कोई तस्वीर नहीं देंगे। मामा की बात सही लगी। मैंने मामा से कहा लड़की ठीक तो है ना? उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, फिक्र ही ना करो, तुम भरोसा रखो। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। फिर मैंने मामा पर भरोसा कर लिया और तैयार हो गया। मेरी बीवी का नाम रिहाना था। वह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। मामा ने बिल्कुल ठीक कहा था। उसकी उम्र भी मेरे जितनी थी, लेकिन 30 साल की नहीं लगती थी। वो 25 साल की लगती थी। किसी को अगर कहते कि वो 20 साल की है तो फ़ौरन मान जाता था। शायद वो अपना बहुत ख्याल रखती थी। मैंने शादी कर ली बड़ी सादगी से। 2-4 लोग हमारी तरफ से, 2-4 लोग उनकी तरफ से। काजी को हमने बुलाया था और फिर निकाह हो गया। निकाह के 1 हफ्ता गुजर गए थे। उसके बाद एक दिन मैंने देखा कि रात को मेरी बीवी ने कोई और कपड़े पहने थे और सुबह कोई और, लेकिन मुझे याद नहीं था कि उसने कपड़े किस टाइम बदले और क्यों बदले। मैंने कहा रात वाले कपड़े तुमने क्यों बदले? कहने लगी रात वाले कपड़े कौन से हैं, दिन वाले कौन से हैं? ये वही तो है जो मैंने रात को पहने थे। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को लाल रंग के कपड़े पहने थे और अभी नीले रंग के कपड़ों में थी। मैंने सोचा कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, लेकिन शुरू शुरू में तो मियाँ की बीवी से नज़र ही नहीं हटती। वो उसकी छोटी छोटी बातें भी नोट कर लेता है। मेरी बीवी अच्छी थी, अच्छे तरीके से घर को संभाल रही थी, मेरे साथ भी अच्छे तरीके से रहती थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा था। ज़िंदगी अच्छी थी, लेकिन अभी तक वो मुझसे शर्माती थी। एक दिन मैंने उससे कहा ये देखो मैं तुम्हारे लिए फ्रूट ले आया हूँ, आ जाओ बैठो फ्रूट खाते हैं। उसने कहा कि मैं धो कर लाती हूँ। वो फ्रूट धो कर ले आई, मेरे पास बैठ गई और मैंने अच्छी सी फिल्म लगा दी। वो फल को छील कर मेरी तरफ रख रही थी और मैं फिल्म देखने में लगा था। एक हाथ में फल उठाकर खा लेता, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने
एक नज़र देखा तो हैरान रह गया कि वो मेरी तरफ छिलके रख रही थी और फ्रूट को कूड़ेदान में फेंक रही थी। उसका मुंह भी टीवी की तरफ नहीं था। मैंने कहा, ये क्या कर रही हो? उसने जब देखा तो हैरान रह गई। कहने लगी, वो मुझे पता ही नहीं चला कि ये कब से कर रही हूँ। फल आपकी तरफ रखना चाहिए तो कूड़े में फेंक रही हूँ और छिलके को कूड़े में रखना चाहिए तो आपकी तरफ रखने लगी। वो इस बात पर हंसने लगी। मैं भी हंस दिया, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है, इंसान का दिमाग भटक जाता है। लेकिन उसके बाद उसने मुझसे कहा, सॉरी, माफ़ कर दीजिए। मैंने कहा, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी। हम लोग रात को बैठकर फिल्म देखते हैं। हमारे दिन अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन अगली रात जाने क्या हुआ। मुझे इतनी ज़्यादा गहरी नींद आ गई और सुबह आँख खुली तो रिहाना को फिर से कपड़े बदलते हुए देखा था। मैंने उससे कहा, तुम इतने कपड़े क्यों बदलती हो? तुम्हारे कपड़े रात को और होते हैं और दिन में कोई और होते हैं, जबकि तुम्हारे कपड़े तो गंदे भी नहीं होते हैं। उसने कहा, रात वाले कपड़े ही हैं, आपको पता नहीं क्यों शक होता रहता है। मैंने रात को यही कपड़े पहने थे, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद था कि उसने रात को कोई और कपड़े पहने हुए थे। लेकिन उसने कपड़े कब बदले, क्यों बदले, ये तो मुझे याद ही नहीं था। मुझे ये भी नहीं याद था कि मैं किस टाइम सोया, उसे क्या बात की थी। मुझे तो ये याद नहीं था कि मैं कमरे में किस वक्त आया, बेड पर कब लेट गया, और दिन इसी तरह गुजरने लगे। मेरी बीवी मेरे सामने खाना रख रही थी तो मैंने उसका हाथ गौर से देखा, जहाँ पर एक बहुत बड़ा ज़ख़म लगा हुआ था। मैंने कहा, ये क्या हुआ है? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतना बड़ा चोट लग गया है। चोट को देखकर लगता था कि एक दिन का पुराना चोट है। उसने कहा कि छुरी लग गई थी। मैंने जल्दी से उसके ऊपर दवाई लगाकर पट्टी बांधी। अगर 2 दिन पुराना घाव उतना गहरा था तो जिस दिन लगा था उस दिन तुमको दर्द नहीं हुआ था, और क्या तुम मुझे बता नहीं सकती थी? इतने ज़्यादा चोट लग गया है, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। मेरी ये फिक्र देखकर वो हंस पड़ी। मुझे बड़ा अजीब लगा और हैरान तो मैं इस बात पर था कि जब इंसान सब्जी काटता है तो छुरी उसकी उंगली पर लगती है, उसके बाजू के ऊपर कहाँ से लग गई थी, वो भी इतनी गहरी थी। मैंने उसको पट्टी कर दी और उसे शाम को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि ऐसे ज़ख़म नहीं भरेगा, इसे एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा और एक हफ्ते के लिए पट्टी भी करनी पड़ेगी। वापसी पर मैंने रिहाना को समझाया कि क्या मुझे गैर समझती हो, मुझे बता नहीं सकती थी? तो कहने लगी, मुझे लगा आप गुस्सा करेंगे। मैंने कहा, क्या मैं पागल हूँ कि तुम्हें चोट लगी हो और मैं गुस्सा करूँ? उसने कहा कि मेरे घर वाले ऐसे ही करते थे। अचानक से उसकी ज़ुबान रुक गई। मतलब, जब मुझे कोई चोट लग जाती थी तो वो मुझसे गुस्सा होते थे, कहते थे देखकर काम नहीं कर सकती थी, देखकर नहीं चल सकती थी, ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हारे हाथों में छेद तो नहीं है। मुझे इस बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, माँ बाप ऐसे ही होते हैं, बच्चों को डांट देते हैं लेकिन असल में बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बताना। मेरी बीवी की ऐसी कोई हरकत नहीं थी जिसकी वजह से मुझे उस पर गुस्सा आता या मैं बिना वजह उससे कोई बात सुनाता। सारी ज़िंदगी तो मैं अकेले ही रहा। अब तो मुझे एक रिश्ता मिला था, एक ऐसा इंसान जो मेरे घर में रहती है, मेरे काम करती है, मेरे साथ अच्छे से रहती है, तो फिर मैं उसके साथ क्यों बुरे तरीके से पेश आता? लेकिन रात होते ही मुझे इतनी गहरी नींद आने लगती कि मैं जो करना चाहता था वो भी नहीं कर पाता था। अपनी ही बीवी के साथ बैठकर कुछ देर बातें कर लेता। इंसान उस लम्हे को अच्छा गुजारना चाहता है, लेकिन रात होते ही मैं कमरे में आता और घोड़े गधे बेचकर सो जाता था और सुबह ही मेरी आँख खुलती थी और मुझे ये भी ना याद होता था कि रात को क्या हुआ था,
खाना खाने तक की बातें मुझे याद होती, उसके बाद की सारी बातें भूल जाता। अचानक से ज़्यादा नींद क्यों आ रही थी? मैंने क्या किया था अपने साथ? मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं खाया था जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा सुस्त हो गया था। मुझे लगा कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन दुकान छोड़कर नहीं जा सकता था। फिर सोचा कि बुधवार के दिन जाऊंगा, रिहाना को भी साथ ले जाऊंगा, डॉक्टर से भी मिल लेंगे और थोड़ा घूम लेंगे। मैंने रिहाना से कहा, बुधवार को डॉक्टर के पास चलना है, तैयार रहना, डॉक्टर को मिलकर थोड़ा घूम फिर भी लेंगे। उसने हाँ में सर हिलाया। बुधवार आया तो हम दोनों डॉक्टर के लिए निकले। रास्ते में ही एक बाज़ार पड़ता था। उसने कहा, पहले हम कपड़े की दुकान पर चलते हैं। मैं उसे ले गया। फिर उसकी दूसरी फरमाइश की, फ़िल्म देखने चलते हैं। मैंने वो भी पूरी की। फिर कहती है कि मुझे कुछ खाना है। इतने में डॉक्टर का टाइम गुज़र गया। मैंने कहा, चलो कोई बात नहीं, अगले हफ्ते चले आएंगे, वैसे भी मुझे कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी ही तो सुस्ती हो रही है। लेकिन एक बात अजीब थी कि मेरी बीवी को मेरी तबीयत की कोई ख़ास चिंता नहीं थी। उसने कहा कि छुट्टी का दिन है, पूरे हफ्ते काम करते हैं, आज आपको सिर्फ मेरे साथ ही गुजारना है। उसने अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करवा ली। काफ़ी सारे पैसे भी खर्च हो गए। फिर मैंने सोचा कि इंसान कमाता किस लिए है? अपने बीवी बच्चों के लिए ही तो कमाता है। बच्चे होने का भी कोई आसार नज़र नहीं आ रहा था। 2 महीने होने वाले थे, लेकिन रिहाना ने अभी तक कोई खुशखबरी नहीं सुनाई थी। बस जल्दी से एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाता तो मेरी फैमिली पूरी हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बस इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रिहाना को कपड़े बदलने की बड़ी आदत थी, लेकिन एक बात बहुत हैरान करने वाली थी कि वो जब भी बाज़ार जाती तो ढेर सारे कपड़े लेकर आती। जो कपड़ा वो एक बार पहन लेती वो दोबारा नहीं पहनती थी। अपने घर से भी काफ़ी सारे कपड़े लेकर आई थी। मैंने भी उसके लिए काफ़ी सारे कपड़े लिए थे। जो भी मुझे पसंद आया मैंने उठा लिया। सोचा कि और तो कोई ख़र्चा करने वाला है नहीं, बीवी की चीज़ें तो अच्छे तरीके से ले लूँ ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन अभी भी उसके लिए कपड़े कम थे। जब मैं उसे महीने के खर्च के लिए पैसे देता तो वो कपड़े ही ले लेती। एक दिन कहने लगी, राशन के लिए पैसे कम हो गए थे तो उधार कर दिए हैं, आप जाकर पैसे दे दीजिएगा। मैंने कहा कि तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा मैंने पैसे दिए थे, फिर कैसे कम हो गए? उसने कहा कि पीछे दुकान पर सेल लगी हुई थी, मैं वहाँ से 4 सूट ले आई हूँ। वैसे तो रिहाना में कोई ख़राबी नहीं थी, लेकिन उसकी ये आदत अब खुलकर सामने आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा खर्चीली थी। एक दिन मैंने उसको काले रंग के सूट में देखा, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। कुछ दिन बाद मुझे एक दोस्त के डिनर पे जाना था। मैंने उसे कहा कि शाम को तैयार हो जाना, तो 2 घंटे पहले उसका फ़ोन आया कि कपड़े कौन से पहनूं। मेरे पास तो कोई कपड़े ही नहीं हैं। मैंने कहा, ये औरतों का प्रॉब्लम क्या है, अलमारी भरी पड़ी होगी, लेकिन फिर भी कहती हैं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। तो मैंने कहा कि वो काला फ्रॉक पहनो, उसमें तुम बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने कहा, वो तो मेरे पास नहीं है, न जाने कहाँ चला गया। मैंने कहा, चला गया? यहाँ से क्या मतलब, घर में होगा। उसने कहा, नहीं वो नहीं है, आप मेरे लिए कोई सूट ले आइए। मैंने उसके लिए इस टाइम सूट नहीं ले सकता था क्योंकि दुकान पे आज अच्छी कमाई नहीं हुई थी। वैसे भी मुझे उसके लिए कोई अच्छा सूट 3-4 हज़ार का लेना पड़ता। मैंने कहा, वहीं पड़ा होगा उसका सूट, उसको नज़र नहीं आ रहा होगा। मैं घर चला गया। मैंने कहा कि मैं खोजता हूँ, लेकिन जब मैंने उसकी अलमारी खोली तो मैं हैरान रह गया। उसमें अंदर 2 या 3 कपड़ों के अलावा कोई कपड़े नहीं थे, जबकि कितने कपड़े वो ख़रीदती थी और मैं भी लाता था। उसकी अलमारी में तो भरी हुई होनी चाहिए, लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं था। मैंने कहा, ये क्या, तुम्हारे कपड़े कहाँ गए? तो कहने लगी, सारे कपड़े गंदे हैं, मैंने धोए ही नहीं। मैंने कहा, अच्छा अभी 1 घंटा है, काला सूट धो लो और ड्रायर मशीन में सुखा लो, मैं प्रेस कर दूंगा। उसने कहा, नहीं है मेरे पास काला सूट, वो तो अलमारी में नहीं है,
वो आपको नहीं मिलेगा, है ही नहीं यहाँ पर। मैंने कहा क्यों, किसी को दे दिया है क्या तुमने? कहने लगी कि पड़ोस वाली मांग कर ले गई थी, कह रही थी कि बड़ा प्यारा है, मुझे दे दो, कहीं पहन कर जाना है, मैं आकर वापस कर दूंगी। और फिर उसने वापस नहीं किए। मैंने कहा उसे लेकर आओ, उसने कहा कि वो घर पर नहीं है। अब मुझे रिहाना पर गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा क्या अपने कपड़े धोकर नहीं रख सकती हो, और क्यों अपनी चीज़ें दूसरों को देती हो? फिर मुझे तुम्हारे लिए दोबारा सूट लेना पड़ेगा। मैं जल्दी जल्दी बाज़ार गया, उसके लिए अच्छा सा सूट लिया। मेरी जेब खाली हो गई। गुस्सा भी बहुत आ रहा था, लेकिन दावत पर जाना था, इसीलिए मूड ख़राब नहीं करना चाहता था। रिहाना को कहा कि वो तैयार हो जाए और हम दावत पर चले गए। लेकिन दावत पर जाकर जो हुआ वो देखकर तो मैं हैरान था। मेरी बीवी बड़ी खूबसूरत लग रही थी, बस सब लोग उसके बारे में अच्छी बातें कर रहे थे। मैंने उसे अपने दोस्तों की बीवियों के पास छोड़ दिया और ख़ुद दोस्तों के पास चला गया। वो औरतों से बातें कर लेंगी, दूर से देखकर ही ऐसा लग रहा था कि अच्छी भली बातें हो रही हैं, हो सकता है हमारी बुराई ही हो रही हो। काफ़ी अच्छा माहौल था पार्टी का, खाना भी लगने वाला था। लेकिन थोड़ी ही देर में किसी औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई। जब वहाँ देखा तो मेरे होश उड़ गए कि मेरी बीवी ने मेरे दोस्त की बीवी के सर पर कांच की बोतल उठाकर दे मारी थी। उसे बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी, वो बहुत दर्द में थी। मेरा दोस्त अपनी बीवी की तरफ बढ़ा। सब लोग रिहाना को हैरानी से देख रहे थे। रिहाना भाग कर जाकर गाड़ी में बैठ गई। मैंने अपने दोस्त की बीवी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दोस्त ने कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से, अपनी बीवी को कभी मत लेकर आना। सब लोग मुझे अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं गाड़ी में गया। मैंने कहा ये तुमने क्यों किया? लेकिन मेरी बीवी भी बेहोश पड़ी थी। मैं भी हैरान रह गया। उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने कहा आपकी बीवी डर की वजह से बेहोश हो गई है। मैं हैरान रह गया। उसे घर ले आया, उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि वो मेरी बेइज्जती कर रही थी। उस पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा तुम्हें गुस्सा आता है तो तुम लोगों के साथ ऐसा करती हो? तुम्हें ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें पता है इस वजह से मेरी कितनी बदनामी होगी, बेइज्जती होगी। रिहाना रो रो कर मुझसे माफ़ी मांगने लगी। फिर उसकी तबीयत अचानक ख़राब होने लगी। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर रिहाना के साथ मसला क्या है। वो इतने सारे सूट खरीदती है, लेकिन उसके सूट घर में नहीं थे। उसके शरीर पर हमेशा ज़ख्मों के निशान लगे होते हैं। उसकी हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, और ये जो आज पार्टी में पागल वाली हरकतें की, एक नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता था। मैं रात भर सोचा, फिर मैंने एक तरकीब निकाली। मैंने अपने कमरे में एक सीसीटीवी कैमरा लगा दिया और रात को सुकून से सो गया। सुकून से क्या, समझो बेहोश हो गया था। पता नहीं ये क्या मामला था। सुबह सुबह मैं दुकान चला गया। शाम को जब मैंने उस कमरे की रिकॉर्डिंग चेक की तो मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा रिहाना मेरे साथ सोने का नाटक करके आधे घंटे बाद उठ गई। फिर उसने मुझे चेक किया। वो मुझे ऐसे हिला रही थी जैसे मुझे जगा रही हो, फिर भी मैं जाग नहीं रहा था। इसका मतलब मैं सोया हुआ नहीं था, मैं बेहोश था। वो मुझे बेहोश करती थी। शायद वही खाने में कुछ चीज़ मिलाया करती थी, क्योंकि उसके आने से पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। उसके बाद उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो बदल दिए। जो कपड़े पहने थे उनको कैंची के साथ काटने लगी। उसको काट कर इतना बुरा हाल कर दिया कि दोबारा कोई सही करके भी उनको नहीं पहन सकता था। फिर उसने उनको एक थैला में डाल दिया। उसने अलमारी का एक हिस्सा खोला जिसके अंदर उसने थैले को रख दिया। वीडियो में नज़र आ रहा था कि अलमारी के एक हिस्से में इस जैसे 1000 कपड़े थे, थैले पड़े थे। इसका मतलब इसने अपने सारे सूट इसी तरह फाड़ कर काट कर इन थैलों में डालकर वहाँ फेंक दिया करती थी। रिहाना अजीब सी हरकतें कर रही थी। कभी इधर उधर जाती, कभी आईने में खुद को देखती, कभी हंसती और फिर आकर सो गई। ये नज़ारा देखकर तो मेरे रूह कांपने लगी। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था, लेकिन मैं समझ गया था कि रिहाना नॉर्मल नहीं है। तभी तो अभी तक उसकी शादी नहीं हुई थी। जो ज़ख्म मैंने उसके इस जिस्म पर देखा वो अपने आप को खुद लगाती थी। वो अपने कपड़े कैंची से काट देती थी, फिर उनको थैले में डालकर रख देती थी। मुझे लगता है कि कोई दिमागी बीमारी थी। मैं सीधा सुबह सुबह उसके घर वालों के पास गया। उनको थोड़ी बहुत वीडियो भी दिखाई, सब कुछ बता दिया। उन्होंने कहा हमारी बेटी को दिमागी बीमारी है, तभी तो उसकी शादी नहीं कर रहे थे। तुम तो अकेले थे, तुम्हारे पास कोई नहीं था, इसीलिए तुम्हारे रिश्ते के लिए हमने हाँ कर दी और
उसको तुम्हारे साथ भेज दिया, नहीं तो सास ननद का मामला होता तो फिर पहले दिन ही पता चल जाता, लेकिन तुम अकेले थे इसीलिए शायद तुम्हें पता नहीं चला। मैं हैरान हो गया। मैंने कहा कि मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, अब मैं क्या करूँगा। उन्होंने कहा हमने उसका बहुत इलाज करवाया लेकिन वो ठीक नहीं होती। डॉक्टर कहते हैं कि इसे पागल खाने में भिजवा दो। मैंने कहा आपको यही करना चाहिए था, मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद ना होती। कैसी औरत जो मुझे बेहोश कर रही है, कल तो मुझे जहर भी दे सकती है। मैंने मामा को भी बुला लिया था। मामा भी सब देखकर हैरान रह गए। बोले मुझे पता ही नहीं था कि वो पागल है। फिर क्या, मैंने 1 मिनट नहीं लगाया, उसे उसके घर वालों के पास छोड़ आया। मैंने कहा इसका इलाज करवाइए, अगर ये ठीक होती है तो दोबारा अपना लूँगा, नहीं तो मुझे इसे छोड़ना पड़ेगा। वो लोग मजबूर थे, उन्होंने मुझे भी मजबूर बना डाला। इनके पास कोई चारा नहीं था, मेरे पास भी कोई चारा नहीं था। वो अपने घर में ही है, कहते हैं कि हम इसका इलाज करवा रहे हैं लेकिन पता नहीं असर हो रहा है या नहीं। मुझसे झूठ बोला गया, मेरी बीवी की सच्चाई मुझे नहीं बताई गई। अगर वो मुझे बता देते तो आज ये सब कुछ ना होता। अब है तो मेरी बीवी और मैंने उससे निकाह किया है और बीमार है इसीलिए उसे छोड़ दूं। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। मैंने उसके घर वालों से कहा आप लोग इसका इलाज करवाइए, इलाज के सारे पैसे मैं भर दूंगा। मुझे नहीं पता क्या होगा, वह ठीक होगी या नहीं, लेकिन फ़िलहाल बस यही दुआ है कि अगर वो ठीक होती है तो ठीक हो जाए, वरना उसे पागल खाने छोड़ना पड़ेगा। सोचता हूँ बैठकर कि बिना माँ बाप के इंसान को कोई अच्छी लड़की भी नहीं देता। खुदा ना करे किसी के माँ बाप बिना बच्चों को राह पकड़ाए इस दुनिया से जाए। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो चलते चलते 2 लाइन कह देती हूँ। बिन बताए हर बात सुन लिया करते थे, वो माँ बाप थे जो मेरी मुस्कुराहटों में भी तकलीफ़ ढूंढ लिया कर। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।